आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगुणन की मात्रा पर आधारित आईएमपी न्यूमेरिकल के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, फिनॉल को बेंजीन में घुलने पर उसके दो अणु संगुणित होकर एक अणु बना लेते हैं। ओके, तो फिनॉल क्या होता है हमारा, बेसिकली फिनॉल होता है हमारा C6H5OH। अब हम इसके कितना अणु ले रहे हैं, दो अणु ले रहे हैं। तो जब हम C6H5OH के दो अणु लेते हैं तो देखिए जब हम इस फिनॉल को, जिसके हमने दो अणु लिए हैं, जब हम बेंजीन में घोलते हैं तो जो दो अणु है संगुणित होकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं। मतलब कि जो आपका दो C6H5OH आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक अणु बना लेते हैं। पहले देखिए हमने दो अणु लिए थे, दो C6H5OH, लेकिन जैसे मैंने इस फिनॉल को बेंजीन में घोला, मैंने क्या किया, इस पात्र में आपका बेंजीन भरा था, जल नहीं भरा था, इसमें बेंजीन भरा था। बेंजीन का फॉर्मूला कितना होता है, C6H6। जैसे मैंने इस C6H6 में C6H5OH को बाहर से मिलाया तो ये जो दो अणु थे ना, वो आपस में एक बंध द्वारा जुड़ गए और एक अणु के रूप में परिवर्तित हो गए। क्वेश्चन में कह रहा है कि फिनॉल को बेंजीन में घोलने पर उसके दो अणु संगुणित होकर जुड़कर एक बड़ा अणु बना लेते। तो एक बड़ा अणु बना लिए, तब यदि आपको 2 ग्राम फिनॉल दिया हो, मतलब जो आपको C6H5OH की मात्रा दी है वो कितनी दी है, 2 ग्राम दी हुई है। जब 2 ग्राम फिनॉल को 100 ग्राम बेंजीन में, अर्थात C6H6 अर्थात बेंजीन की जो मात्रा दी है वो कितनी दी है, 100 ग्राम दी है, घोला जाता है, तब हिमांक में कितने की कमी आ जाती है, अर्थात डेल्टा TF का मान कितना आ जाता है आपका 0.69 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, फिनॉल के संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है, अर्थात मुझे किसका मान ज्ञात करना है, इस अल्फा का मान ज्ञात करना है। अब आपको साथ ही साथ KF का भी मान दे रखा है, कितना देगा, 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया हुआ है। तो हमें ये सब कुछ दिया हुआ है। देखिए हमें C6H5OH जो कि आपका विलेय, फिनॉल को हमने बेंजीन में घोले, मतलब फिनॉल क्या हो गया, विलेय, बेंजीन क्या हो गया, विलायक, डेल्टा T हिमांक में अवनमन, KF हो गया अवनमन स्थिरांक, और हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर इसने सभी का मान दिया, लेकिन यहाँ पर इसने आणविक द्रव्यमान नहीं दे रखा है, मतलब आणविक द्रव्यमान में कुछ झोल आएगा। हाँ, यदि मैं बात करूं C6H5OH के आणविक द्रव्यमान की, हालांकि ये तो हम निकाल सकते हैं। एक कार्बन कितना होता है, एक कार्बन का होता है 12, तो 6 कार्बन का हो जाएगा 12 × 6, प्लस एक हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो 5 हाइड्रोजन तो 1 × 5, धन एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, धन एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 12×6 = 72, प्लस 1 × 5 5, प्लस 16 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आपका 94। तो हम सामान्य रूप से जो कि निकालते, तो जो हमारा आणविक द्रव्यमान है वो कितना आया, 94 आया है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने इसके पहले की वीडियो में वियोजन की मात्रा में भी ऐसे किए थे, पहले आणविक द्रव्यमान हमने ये जो आपको आंकड़े दिए थे उनके अनुसार निकाले थे, और फिर देखे थे कि जो आंकड़ों के अनुसार मुझे जो आणविक द्रव्यमान निकाले, क्या वो सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान जो कि NaCl के सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान के समान है या नहीं। यदि नहीं था तो हमने वॉन्टॉफ गुणांक का फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे हमें ऐसे करना है, हमें इन सभी आंकड़ों की सहायता से किसका मान निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है C6H5OH का, और फिर देखना है क्या वो इसके समान है। यदि है तो फिर हम क्या करेंगे, वॉन्टॉफ गुणांक का फॉर्मूला लगाएंगे और संगुणन की मात्रा को 1 लिख देंगे साफ साफ। लेकिन यदि बराबर नहीं आता तो वॉन्टॉफ गुणांक का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से संगुणन की मात्रा आसानी से निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, डेल्टा TF = KF × M। तो फॉर्मूला क्या है था, डेल्टा TF = KF × M। डेल्टा TF को जैसा कैसे रहने देते हैं, KF भी जैसा वैसा, इस मोलरता को हम तोड़ लेते हैं। देखिए हमने मोलरता को तोड़ ली, विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार। ओके, अब हम मान रखते हैं, डेल्टा TF का मान कितना दिया है 0.69 = KF का मान कितना दिया है 5.12 इंटू विलेय का भार कितना दे रखा है 2 ग्राम, क्योंकि फिनॉल को बेंजीन में घोले तो फिनॉल क्या आपका विलेय है, इंटू 1000 डिवाइड बाय विलेय का अनुभार हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आ गया आपका MB इंटू विलायक का भार कितना दिया आपको 100 ग्राम, जो कि आपका बेंजीन है। ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो हमेशा जब भी तापमान को लेना है तो केल्विन लेते, तो यहाँ क्यों नहीं ले रहे, डिग्री सेल्सियस में क्यों ले रहे। देखिए जब भी हमें अनुभार ज्ञात करना रहता है या कुछ
तापमान कहते हैं कि कुछ और चीज ज्ञात करना रहती है तो हम डिग्री सेल्सियस में मान लेते हैं, लेकिन यदि आपको तापमान निकालना है, क्वथनांक निकालना है, तब आपको इस डेल्टा टीएफ को किसमें बदलना होगा, केल्विन में बदलना होगा, अन्यथा डिग्री सेल्सियस में ही रखना होगा। तो मुझे यहाँ पर एमबी का मान निकालना था, अणुभार निकालना है, तो मैं इस 0.69 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज नहीं करूंगा। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे आपका। देखिए 0.69, हाँ जैसे मैं दशमलव काटूंगा नीचे कितना आ जाएगा 1, दशमलव के बाद कितना का 2 अंक है तो यहाँ पर 2 शून्य लग जाएंगे। 069 का है 69 का है, बात वही है, इज इक्वल टू 5.12। जैसे मैं दशमलव काटूंगा नीचे क्या लग जाएगा 1, दशमलव के बाद कितना का 2 तो यहाँ पर 2 शून्य आ जाएंगे, इंटू 2 इंटू 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका एमबी हो जाएगा। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो फाइनली हमारा जो प्रारूप बनेगा वो क्या बनेगा 69 इज इक्वल टू 69, 100 तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 512 इंटू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाय एमबी हो जाएगा। अब बेसिकली मुझे एमबी का मान ज्ञात करना है, तो 512 को मैं इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 69 डिवाइड बाय 512 इज इक्वल टू 20 अपॉन एमबी। अब देखिए बेसिकली मुझे किसका मान ज्ञात करना है एमबी, तो मैं इस एमबी को ऊपर ले जा लूंगा। अब जैसे मैं एमबी को ऊपर ले जाऊंगा तो 20 नीचे कर दूंगा, तो उसी प्रकार से 512 को भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, 69 भी नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही मैं एमबी को ऊपर ले जाऊंगा तो और इस 20 को नीचे लाऊंगा तो वैसे ही यहाँ पे 512 ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ पर एमबी ऊपर गया है और जैसे यहाँ 20 नीचे आया है वैसे 69 भी क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। बेसिकली मुझे इस एमबी का मान ज्ञात करना है, तो मैं इस 20 को इस साइड में भेज दूंगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 512 इंटू 20 भाग में था इस साइड में आएगा तो गुणा में आ जाएगा डिवाइड बाय 69 इज इक्वल टू एमबी। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इस 512 का 20 में इंटू कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 4 2 10 डिवाइड बाय 69 इज इक्वल टू एमबी। अब हम क्या करते हैं, इस 69 का इस 10240 में भाग लगाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 148.4। तो हमारा जो आणविक द्रव्यमान निकल गया इन आंकड़ों की सहायता से फिनॉल का वो कितना निकला 148.4, जबकि यदि हम सैद्धांतिक रूप से निकाले, फॉर्मूला के हिसाब से निकाले तो वो कितना निकला है हमारा 94 निकला है। अर्थात आणविक द्रव्यमान इस 94 के बराबर नहीं है, अर्थात संगुणन की मात्रा 1 न होकर कुछ और होगी। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर हम वॉन ऑफ गुणांक के फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ओके, और वॉन ऑफ गुणांक के हम ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, I इज इक्वल टू सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान डिवाइड बाय प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान 148.4 आया है, सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान कितना है 94 आया है, इसलिए हम वॉन ऑफ गुणांक के वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो देखो मान रखते हैं, सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान कितना है 94 आया, डिवाइड बाय प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना है 148.4 I इज इक्वल टू I। तो इस I के स्थान में मैं ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करूंगा, संयोजन के बाद कण डिवाइड बाय संयोजन के पूर्व कण या कणों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात सोचने लायक है, जैसे कि आपका 2C6H5OH था, जब इसे हमने बेंजीन में घोले तो किसमें परिवर्तित होगा C6H5OH और एक बंध बन गया C6H5OH। ये था 2, लेकिन अब किसमें परिवर्तित हो गया, 1 में परिवर्तित हो गया। तो हम मान लेते हैं कि पहले C6H5OH कितना था, 1 था। अब जब C6H5OH को प्रारंभ में जब हमने बेंजीन में नहीं घोले थे तो क्या C6H5OH संगुणित हो गए थे, नहीं हो गए तो उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन हमने जैसे ही C6H5OH को किस में घोले, आपके बेंजीन में घोले, तो C6H5OH की अल्फा मात्रा क्या हो गई, आपकी संगुणित हो गई, अल्फा मात्रा क्या हो गई संगुणित हो गई। और जैसे यहाँ पर 2 से कितना हुआ था 1 हुआ था, मतलब 2 का आधा हुआ था, उसी प्रकार से अल्फा मात्रा संगुणित हुई है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका अल्फा बाय 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर अल्फा बाय 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर अल्फा बाय 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम 1 माइनस अल्फा अल्फा बाय 2। देखो जब आपका संयोजन नहीं हुआ था तो उसके पूर्व कणों की संख्या कितनी थी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू कितने हो गया 1 हो गया। मतलब संयोजन के पूरे जो कण हो गए वो कितने हो गए हमारे 1 ही हुआ केवल। क्योंकि देखो संयोजन कब नहीं होता, जब हमने C6H5 को बेंजीन में नहीं घोले थे तो तब कितनी मात्रा थी 1 थी और इनकी मात्रा कितनी थी 0 थी, क्योंकि हमने इसे घोले नहीं थे। तो संयोजन के पूर्व कण कितने हो गए 1 हो गए। लेकिन जैसे हमने इसे बेंजीन में घोल दिए तो इसकी अल्फा मात्रा निकली, जैसे यहाँ पर 2 से 1 हुआ है तो इस अल्फा का कितना हो जाएगा अल्फा बाय 2।
तो ये हो गया संयोजन के बाद की परिस्थिति। तो संयोजन के बाद कण कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 हो जाएंगे। मतलब संयोजन के बाद कण हो जाएंगे आपके 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 और संयोजन के पूर्व हो जाएंगे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो अब मैं इन मानों को कहां पर पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा। ओके, तो देखिए वही करेंगे हम। संयोजन के बाद कण कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय संयोजन के पूर्व कण कितने हैं, 1 है, इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 148.4 हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 94 अपॉन 148.4 कितना हो जाएगा हमारा, 0.6334 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हाँ, इसे सॉल्व करने से पहले जो आपका प्लस का 1 है इसे हम इस साइड में भेज देते हैं। तो प्लस का 1 क्या बन जाएगा, माइनस का 1, तो 0.6334 ये प्लस का 1 इस साइड में जाएगा तो किस में बन जाएगा, माइनस के 1 में बच जाएगा। इधर कितना बच जाएगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 बच जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखना हम क्या करते हैं, दोनों ही पक्षों में माइनस का इंटू कर देते हैं। हाँ, तो यहां पर भी हम किसका इंटू कर देते हैं, माइनस का, और यहां पर भी किसका इंटू कर देते हैं, माइनस का। हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, इस माइनस का इंटू जैसे मैं अंदर करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का अल्फा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 0.6334 हो जाएगा, माइनस 0.6334 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा, दो इस अल्फा के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऊपर कितना बच जाएगा आपका, 2 अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.6334। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस इस प्लस 1 को आगे कर लिया, इस माइनस को पीछे कर लिया। हाँ देखो 2 अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा डिवाइड बाय 2, यहाँ मैंने केवल एलसीएम लिया, इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.367। ओके, तो क्या आ गया हमारा, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.367। देखिए जो आपका 2 है वो भाग में है, इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.367 इंटू 2 हो जाएगा। अब जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.736। ओके, तो अल्फा का जो मान आ गया वो कितना गया, 0.736। चूंकि जो अल्फा का मान है उसे प्रतिशत के टर्म में लिखना पड़ता है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैं किसका इंटू कर दूंगा, 100 का इंटू कर दूंगा। और जैसे मैं 100 का इंटू करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 73.6%। तो ये हो गया आपके संगुणन की मात्रा, अल्फा इज इक्वल टू 73.6%। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने संगुणन की मात्रा पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किया। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना था, उसके बाद देखना था ये सभी आपको आंकड़े थे, उन आंकड़ों की सहायता से आपको आणविक द्रव्यमान निकालना था और देखना था क्या आणविक द्रव्यमान वही आता है जो कि सैद्धांतिक है। यदि नहीं आता तो वॉन्टॉक गुणांक का वो वाला फॉर्मूला लगाना था, सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। उसके बाद जब संयोजन होता है तो किस प्रकार से हम अल्फा के पदों में उसे परिवर्तित करते वो आना चाहिए, और लास्ट में सॉल्यूशन करके हमने इस अल्फा का मान ला लिए। और इस अल्फा का मान जो कि हमारा दशमलव के रूप में आता है, इसे हमें परसेंटेज में बदलना था, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमने 100 का इंटू कर दिया।